हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिशन नंबर 15 की, और जो कि होगा यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ मेंस यानी ग्राम पंचायतकारी के मेंस के एग्जाम्स के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फुल प्रैक्टिस करने वाले जिसमें 100 अंक होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपके नए सिलेबस के अनुसार 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 100 अंक के होंगे, जिसमें से 65 क्वेश्चन आपके ग्राम पंचायत से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन होगा और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन पूछा जाना है। ठीक है, समय आपको 2 घंटे मिलने वाला एग्जाम है। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसके पिछले अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस का तो जरूर उसको देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेंगे तो दिया गया है कि स्थानीय शासन एक क्षेत्र के लोगों द्वारा अपने मामलों का स्वयं ही प्रबंधन है और ये किसका कथन है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो एक कथन की जब बात कर रहा है तो ये हो जाएगा एल गोल्डिंग का कथन। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, एल गोल्डिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एल गोल्डिंग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन अधिनियम मतलब जो विधेयक था ये कब उत्तर प्रदेश में लागू हुआ ये बताना है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक था ये 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो यहाँ आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो कि था कौन सा, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था, जो कि 24 अप्रैल 1993 को देश में प्रभावी हुआ था और उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। तो इसलिए आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध है इसमें से। ठीक है, बताना है इसमें से। तो लघु सिंचाई दिया गया है, पशुपालन हो गया, महिला एवं पशु विकास हो गया, अग्निशमन। अग्निशमन नहीं होता इसमें विषय, मतलब 11वीं अनुसूची में नहीं दिया गया है। मवेशी हाउस, प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण, ये भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो पहला दूसरा तीसरा मतलब कि ए पार्ट इसका करेक्ट है, ए पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, जो कि अगर बात करें तो 11वीं अनुसूची में जो विषय दिया गया है ये 3 विषय दिए गए हैं आपके। बाकी नीचे के जो दो विषय दिए गए हैं वो आपके 29 विषयों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों का चुनाव कौन कराता है। तो पंचायतों के चुनाव जो कराता है और राज्य चुनाव आयोग कराएगा। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग जो होता है अपने प्रधान अधिकारियों के माध्यम से ग्राम पंचायत का चुनाव करवाता है, और ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। कौन कौन से कार्यों को निर्धारण करेगी। देखिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला जो कार्य दिया है कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना एवं विकास करना, तो ये आता है ग्राम सभा के कार्यों में। ठीक है, दूसरा दिया गया है मैदान और चरागाह जो है इनका विकास करना, तो ये भी आता है। भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना, तो ना करना का कोई सवाल ही नहीं उठता। उत्तर लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, तो ये भी जो है उसके अंतर्गत आता है। और कार्यों के अंतर्गत डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना, तो ये जो है गलत हो जाएगा। तो गलत ऑप्शन 3 और 4, 3 और 5 है। बाकी आपके सही ऑप्शन जो कार्यों में आते हैं पहला दूसरा और चौथा आता है। तो इस तरीके से इसका सी पार्ट राइट है। ठीक है, सी पार्ट राइट है। डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा देना कार्य आता है, यहाँ पे ना है इसलिए गलत हो जाता है, जो कि ये कार्यों में से आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है इनमें से। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान जो है भारत के 3 राज्यों में नहीं है। पहले उसमें नाम आता है नागालैंड का, दूसरा नाम उसमें आ जाता है मेघालय का, ये 3 नाम याद रखिएगा, और तीसरा नाम है मणिपुर। ठीक है, तो नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, इन तीनों राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्योंकि 6वीं अनुसूची में शामिल होता है ये 3 राज्यों में क्या है, पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके स्थान पर यहाँ पे स्वायत्त जिला परिषद जो जनजातीय क्षेत्रों में जो है स्थानीय प्रशासन की भूमिका निभाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा इसमें से नहीं होगी। पहला दिया गया है कि पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए, जो कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश के अनुसार ये सही है। दूसरा है त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण करना, जो कि ये अशोक मेहता समिति ने नहीं कहा था। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय की सिफारिश किया गया था। ठीक है, द्विस्तरीय। त्रिस्तरीय जो था वो बलवंत राय मेहता की सिफारिश किया गया था, तो इसलिए बी पार्ट हो जाएगा, जो कि अनुशंसा नहीं होगी। बाकी सी पार्ट है, अनुसूचित जात और जनजाति के स्थानियों का आरक्षण होना चाहिए, पंचायती राज संस्था की करारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ भी होनी चाहिए। तो बाकी सारे सही हैं, बी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल काल में ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। निम्नलिखित में से कौन अधिकारी उन तीनों में से इनमें से कौन सा नहीं है बताना। देखिए, मुगल काल में जो ग्राम प्रशासन के लिए 3 अधिकारी थे
पहले उसमें थे मुकद्दम, दूसरा होता था चौधरी और तीसरा होता था पटवारी। कोतवाल उसमें शामिल नहीं था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्यों नहीं शामिल था? क्योंकि कोतवाल की नियुक्ति जो होती थी वो नगरों में होता था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो किसने यह विचार प्रतिपादित किया था कि प्रत्येक गांव पंचायत का एक गणराज्य होगा? तो यह विचार किया गया था, कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अधिनियम है? तो वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है त्रिस्तरीय प्रणाली जो है ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर प्रावधान किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई? तो पंचायतों की स्थापना की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो 11 का आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1949 को। ठीक है, 15 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना किया गया था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, निम्न में से कौन सी ग्राम पंचायत समितियां हैं? इनमें से शिक्षा समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति या फिर उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी जो है ग्राम पंचायत समितियां हैं। टोटल 6 समितियां बनाई जाती हैं ग्राम पंचायत में। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत से संबंधित है? इनमें से दिया गया है ग्राम पंचायत की बैठकों की तारीख निश्चित करना, ग्राम विकास के लिए योजना बनाना, पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले करों को जमा करने की तिथि निर्धारित करना। तो ये सभी चीज़ें जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? तो ग्राम प्रधान को अगर पद से हटाना है तो टोटल 2/3 सदस्यों की आवश्यकता जरूरी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो है अनुच्छेद 40 में इसका प्रावधान। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न है, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो करता है उसका नाम क्या है? तो है निर्वाचन अधिकारी। ठीक है, निर्वाचन अधिकारी करेगा। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन से, क्वेश्चन नंबर ये 17 है। ठीक है, पंचायतों के निर्वाचन से, यहाँ पे पंचायत लिखा है, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है? तो पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का जो प्राधिकार है वो विधानमंडल को दिया गया है। तो डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण जो है किस अनुपात में प्रदान किया गया है? तो आरक्षण की अगर हम बात करेंगे तो ये प्रदान किया गया है देश भर में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या का अनुपात उस जनसंख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया जाना किस तरह का उपबंध है? तो ये आता है आदेशात्मक उपबंध है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पंचायतों के अंतर्गत गाँव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था 1960-61 में। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है, 1960-61 में गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय निर्वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ था? जो तृतीय निर्वाचन हुआ था वो हुआ था 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक चला था। ठीक है, और तृतीय निर्वाचन का जो काल है वो 1960-61 से लेकर 1971-72 तक तृतीय निर्वाचन का कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो इसी में 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक जो है डेट पूछा जाएगा, तृतीय निर्वाचन कब से संपन्न हुआ था? तो ये बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है? तो तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होते हैं उन्हें पंचायत समिति कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 1952, 2 अक्टूबर वर्ष 1952 में शुरुआत किया गया था। आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। चलिए 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में विभाज्य पूल के कितने प्रतिशत की सिफारिश किया था? तो ये प्रतिशत जो सिफारिश किया गया था वो था 4.5%। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः किस अनुपात में किया जाता है? तो ये होता है 15:15:17 के अनुपात में। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो अभी तक 15 वित्त आयोग बन चुके हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और प्रथम वित्त आयोग का गठन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है वित्त आयोग का गठन होता है।
और अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? तो अगर हम देखेंगे इसके आंसर की, तो आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसी में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। और यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट। राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये एक औपचारिक संस्था है, गलत है। ये प्रशासनिक संस्था है, ये भी गलत है। ये गैर संवैधानिक है, ये भी गलत है। ये संवैधानिक संस्था है, क्योंकि 73वां 74वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी है, पंचायतों के पास संसाधन बहुत कम है, संसाधन भी बहुत हैं। तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी है, जो कि सही है, लेकिन संसाधन बहुत है, ये गलत है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संसाधन जो है पंचायतों के पास बहुत कम होता है। पंचायतें जो होती हैं वित्त के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर होती हैं। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म से क्या तात्पर्य है? तो जन्म का अर्थ होता है जीवित जन्म या मृत जन्म, दोनों। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, ए पार्ट, ओ सॉरी सी पार्ट, ए व दो दोनों सही हैं। गोद लिए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो इसके लिए संबंधित जो मजिस्ट्रेट होता है उसकी स्वीकृति होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट। अगला प्रश्न है, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है किसके लिए? तो मृत्यु प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें तो ये उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिए आवश्यकता होती है, संपत्ति प्राप्त करने के लिए होती है, बीमा के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए होता है। तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? तो यहाँ अगर देखा जाएगा तो टोटल 7 राज्यों के द्वारा ये पहल किया गया है। तो सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में सत्य क्या है? तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की अगर हम बात करेंगे तो ये ई गवर्नेंस परियोजना के अंतर्गत चलने वाली एक स्टेट मिशन मोड परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकरण करना। और ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनिमय आदि सेवाएं शामिल होती हैं। तो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं इसके अंतर्गत। भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति कब हुई थी? तो भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति जो होती है 1970 के दशक में शुरुआत माना जाता है। ई गवर्नेंस का मतलब है सरकार द्वारा सेवा और सूचना को जनता तक प्रयुक्त किए जाने वाले वैद्युत साधनों का प्रयोग करके जन साधारण को उपलब्ध कराए जाने से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने कब किया था? तो जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा यह किया गया था 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, 15 अगस्त 2019 हो जाएगा आंसर इसका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा? तो हर घर जल जो प्रमाणित जिला की अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा बुरहानपुर जिला, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में बुरहानपुर जिला जो है पहला ऐसा जिला है जो हर घर जल प्रमाणित जिला है। और अगर राज्य की बात करेंगे कि प्रमाणित पहला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा, गोवा राज्य। तो ये भी याद रखिएगा। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ था 1986 में प्रारंभ हुआ था, 1986-87 में दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। ठीक है, 1983, 15 अगस्त 1983 को इसकी शुरुआत किया गया था। इस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा किया गया था 1983-84। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, गांव को बीमा से जोड़ने के लिए किस वर्ष संपूर्ण बीमा ग्राम योजना शुरुआत किया गया? तो संपूर्ण बीमा ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2017 में। ठीक है, वर्ष 2017 में शुरुआत किया गया था और ये 13 अक्टूबर 2017 को शुरुआत किया गया था। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। किसके लिए शुरुआत किया था? गाँव को बीमा से जोड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु जो है समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो ये इस विभाग की स्थापना हुई थी 1955 में। तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। तो दिया गया इसमें पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा किसे प्रेषित किया जाएगा? तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये किसे प्रेषित किया जाता है? तो ये प्रेषित करते हैं जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को। तो आंसर इसका जो है सही है वो क्या है? ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है, पंचायत सचिवालय में साफ सफाई हेतु जो है सफाई कर्मियों की ड्यूटी कैसे लगाई जाएगी। देखिए, पंचायत सचिवालय में जो साफ सफाई के लिए अगर किसी पंचायत में एक से अधिक साफ सफाई कर्मी हों तो ग्राम सचिवालय परिसर व कमरों की साफ सफाई के लिए उनकी ड्यूटी जो है रोस्टर के अनुसार लगाया जाता है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाँव के लोगों को गाँव के लोगों की समस्याओं को प्रधान तथा सचिव तक पहुँचाने का कार्य किसके माध्यम से किया जाता है। तो गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका मुआयना करके ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास सचिव को अवगत कराने का कार्य जो है ये काम पंचायत सहायक करता है। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, पंचायत सहायक। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया है। तो जो नागरिक चार्टर है ये टोटल अगर हम देखेंगे तो 7 विषयों में इसको बांटा गया है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो नागरिक चार्टर जो है जन सामान्य की सुविधा एवं जानकारी के दृष्टिकोण से इसको बांटा गया है। पहला उसमें आता है ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता। ठीक है, तो पहला ये हो गया वित्तीय सहायता नागरिक चार्टर के माध्यम से, और इसके बाद ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम हो गया, पंचायतों का दायित्व, कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, फिर आता है विकेंद्रीकृत कार्यक्रम, फिर आता है ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण, और सातवां आता है पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। तो ये 7 विषयों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना या निरस्त करने का प्राधिकारी कौन होता है। तो पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने के लिए जो प्राधिकारी होता है वो इसमें से सभी कर सकते हैं। ठीक है, प्रधान भी कर सकता है, पंचायत सचिव भी कर सकता है, पंचायत का अध्यक्ष जो होगा वो भी कर सकता है। मनरेगा के मजदूरी दर का निर्धारण कौन करेगा। तो मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरी का भुगतान है वो न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1948 के अंतर्गत राज्य में अगर देखा जाए तो खेतिहर मजदूरों के लिए जो है मजदूरी के अनुसार किया जाता है। ठीक है, अब ये केंद्र सरकार के द्वारा जो तय मजदूरी के बाद जो राज्य सरकार है वो उसके द्वारा कार्य स्थिति के अनुसार जो है अतिरिक्त मजदूरी दिया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे तो दोनों कर सकती है, लेकिन राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित जो मजदूरी दर को घटा नहीं सकती। ठीक है, उससे ज़्यादा ही दे सकती है। तो हो जाएगा आंसर सी पार्ट, उपयुक्त दोनों सही है, दोनों अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया। पंचायती राज मंत्रालय की बात करेंगे तो ये पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामले को देखता है, और इसकी स्थापना मई 2004 में किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी के राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए लागत अनुपात निर्धारित किया गया कितना। देखिए, विशेष श्रेणी राज्य का लागत अनुपात की अगर हम बात करें तो 90:10 का लागत रखा गया, मतलब केंद्र इसमें 90% प्रोवाइड करेगा और 10% विशेष श्रेणी और पहाड़ी राज्यों को खर्च वहन करना होगा। तो इस तरीके से सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ इस तरीके से दिया गया है कि मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। पहला बिंदु इसमें दिया गया है, इस योजना के अनुसार सरकार का उद्देश्य इन ग्रामों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना है। दूसरा है, इस योजना के द्वारा सरकार का प्रयास होगा कि लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। तीसरा है, इस योजना के माध्यम से गांव के विकास पर नज़र रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो युवाओं के विकास के लिए चल रही व्यवस्था पर नज़र रखेगी। और चौथा दिया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन में धन की कमी नहीं आएगी, और यदि ऐसा होता है तो विधायक निधि से फंड इकट्ठा किया जाएगा। अब यहाँ बताना है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना जिसकी शुरुआत वर्ष 2018 में सीएम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये योजना चलाई गई थी, और इसमें जो है अगर बात करेंगे आंसर की तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये सभी चीज़ें इसमें जो है शामिल है मुख्य बिंदु। और इस योजना का उद्देश्य क्या है कि 1000 जो शहीद के गांव हैं उनको शहीद ग्राम के रूप में जो है विकसित करना मेन उद्देश्य है इन बिंदुओं के साथ। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक है, अभी 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, चलिए देखते हैं उनको भी। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 51 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन मंत्रालय जिम्मेदार है। तो स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण मंत्रालय अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन मंत्रालय जिम्मेदार होगा, तो इसके लिए मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल स्वच्छता विभाग जिम्मेदार है। तो आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत किया गया था 1 मई 2016 को। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाते हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो नए तालाब निर्माण होता है, पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, जल संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये सभी कार्य कराए जाते हैं। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अनुसार सामान्य श्रेणी की आबादी के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं मुख्य आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी का प्रावधान जो है वो कितना है।
तो यहाँ अगर देखेंगे तो 25% और 7,500 रुपये है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है। वर्ष 2003-4 में प्रारंभ की गई कृषि आय बीमा योजना किस फसल सत्र से शुरुआत किया गया था? तो कृषि आय बीमा योजना जो था ये शुरुआत किया गया था रबी फसल सत्र से। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, जब गेहूँ बोया जाता है तब से शुरुआत किया गया था। SGSY का फुल फॉर्म, SGSY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका फुल फॉर्म बनता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना है और ये किस प्रकार की योजना है? तो ये योजना जो है केंद्र प्रायोजित योजना है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। गांव के सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जा सकते हैं? इसमें से किया जाता है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो ग्रामीण खेलकूद और लोक कला का उत्सव किया जाता है, ग्रामीण दिवस का आयोजन किया जाता है, एक ऐसा ग्राम गीत बनाना जिससे गांव में गर्व की भावना पनप सके। तो ये सभी कार्यकलाप कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? अगला प्रश्न बताना है, ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ठीक है, देखिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासनिक ढांचे में प्रशासनिक मुखिया जो होता है वो होता है ग्राम सचिव। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ग्राम सचिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के अतिरिक्त जो होता है सहायक सचिव भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन का क्षेत्र बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना की मंजूरी दी है? ये दिया गया 250 मॉडल ग्राम पंचायत को मंजूरी दिया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट विलेज के तीसरे चरण का संबंध किससे है? तो स्मार्ट विलेज के तीसरे चरण का संबंध की अगर हम बात करेंगे तो वो आता है उद्यमशीलता से संबंध। ठीक है। उद्यमशीलता के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को जो है इसमें रखा गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, पौधरोपण हो गया और वाटर शेड मैनेजमेंट हो गया। ठीक है। सामुदायिक भवन एवं एजुकेशनल वीडियो का स्क्रीनिंग हो गई, ग्राम दिवस का आयोजन हो गया। तो ये सभी जो है स्मार्ट विलेज के अंतर्गत आते हैं, जो कि उद्यमशीलता के अंतर्गत जो है ये बिंदु सारी चीज़ें आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण मेलों हाटों पर शुल्क लगाया जा सकता है किसके माध्यम से? तो देखिए जो ग्रामीण मतलब ग्रामों में जो मेला होता है या फिर हाट लगता है तो वहाँ पे ग्राम सभा के द्वारा शुल्क लगाया जा सकता है, ग्राम सभा के द्वारा शुल्क जो है लगाया जा सकता है। और इन शुल्कों का एकत्रीकरण मतलब इसका इकट्ठा जो करेगा पंचायत सेक्रेटरी करता है, हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? तो ग्राम सभा में जो परिवार रजिस्टर है उसको त्रैमासिक के आधार पर कौन संशोधित कर सकता है? तो वो है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, पीपीओ ही ग्राम पंचायत अधिकारी जिसकी तैयारी कर रहे हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य होता है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये होता है इसका डेट 21 दिनों, 21 दिन के अंदर जो है मृत्यु का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्य क्या क्या हैं? तो ग्राम पंचायत अधिकारी के कार्यों में लिपिकीय कार्य होते हैं, धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को उपलब्ध कराने, सभी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के। तो डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके आएंगे कंप्यूटर से। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित सीपीयू में कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का जो है संग्रहण यानी कि स्टोर करता है? तो देखिए सीपीयू के अधिकांश कार्यों में एएलयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है एएलयू, तो इसी के द्वारा किया जाता है, जो कि ये इनपुट रजिस्टर से जो है डेटा लोड करते हैं। एएलयू जो होता है आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को जो है स्टोर करता है और नियंत्रण इकाई इन रजिस्टर एएलयू और मेमोरी के बीच जो है डेटा को ट्रांसफर करती है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। रजिस्टर के माध्यम से होता है तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप है, टैबलेट और स्मार्टफोन और माइक्रो, तो ये सारे जो है माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? एआई मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करा तो इसमें जो है ह्यूरिस्टिक एक शब्द होता है, ह्यूरिस्टिक। ठीक है। तो इसका उपयोग जो है एक शब्द है जिसका उपयोग हम निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करने के लिए आमतौर पर किया जाता है। तो ह्यूरिस्टिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो होता है यूटिलिटी आधारित एजेंट्स।
ठीक है। यूटिलिटी आधारित एजेंट जो होता है कई विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है, और ये एजेंट एक उपयोगिता फंक्शन बनाए रखते हैं जिसे एजेंट बाहरी प्रदर्शन माप के आधार पर अधिकतम करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रीन पीसी में क्या होता है? ग्रीन पीसी क्या होता है? पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। तो एक ग्रीन पीसी क्या है? एक ग्रीन पीसी जो होता है पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रीन पीसी। ठीक है। ग्रीन पर्सनल कंप्यूटर का एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसे ऊर्जा बचाने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। इसमें कम बिजली की खपत होती है और कंप्यूटर पावर प्रबंधन जो है कम क्षमताएं इसकी होती है। ठीक है। ग्रीन पीसी आमतौर पर जो है पहले की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करती है। तो यहाँ बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम डॉट क्या है? क्वांटम डॉट, क्वांटम डॉट की अगर हम बात करेंगे तो क्वांटम डॉट जो होता है ये क्या होता है? ठीक है। तो ये एक अर्धचालक नैनो संरचना होती है। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का फुल फॉर्म क्या है? CLI इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है। तो सी पार्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ITR का पूरा नाम क्या है? तो ITR का पूरा नाम होता है इनकम टैक्स रिटर्न, यानी कि आयकर रिटर्न। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट की कौन सी है? सेव एज विकल्प की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है F12। ठीक है। F12 हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+Alt+D, जिससे हम डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक, यानी कि टाइटल की केस के मामले में क्या चीज़ें होती है? तो देखिए टाइटल के मामले में अगर हम देखेंगे तो टाइटल जो होता है एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है। एक वाक्य में हर शब्द क्या है? कैपिटल किया जाता है टाइटल में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक स्प्रेडशीट मतलब कि एक्सेल में फंक्शन जो मोड रिटर्न होता है ये क्या होता है? तो मोड रिटर्न की अगर हम बात करेंगे तो शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ईमेल का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रचालन तंत्र मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख कार्य होते हैं जैसे कि प्रक्रम का प्रबंधन करना, सुरक्षा करना, फाइल का सेव करना, ये सभी कार्य होते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक जो होता है चीज़ें वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके माध्यम से? तो वो करता है ALU। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो कि ये सभी चीज़ें करती हैं जो मतलब ये अंकगणितीय और तार्किक चीज़ें होती हैं, लॉजिकल चीज़ें, वो सभी ALU के द्वारा प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आपके आएंगे उत्तर प्रदेश से। ठीक है। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो वो थी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना 1887 में किया गया था। ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, और 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है दर्जा प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती जिला है। ठीक है। जहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार 46.7% जो है साक्षरता दर है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है? तो गौतम बुद्ध नगर का आएगा। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर का आएगा, और यहाँ पे 80.12% आता है। ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो पहला स्थान प्राप्त है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब किया गया था सम्मान निधि योजना की? तो 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, और इसमें 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। चलिए उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू किया गया था? तो किसान वही योजना की शुरुआत हुई थी 1992 में। डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। चलिए अगला प्रश्न, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो टोटल 2 रही हैं। ठीक है। 2 कौन कौन सी रही हैं? तो पहला एक थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो सुचेता कृपलानी जो थी ये 1963 से लेकर 67 तक रही थी मुख्यमंत्री। ठीक है। इसके बाद दूसरी जो है वह है श्रीमती सुश्री मायावती, जो कि दूसरी मुख्यमंत्री थी, और इनका कार्यकाल इन्होंने बहुत बार मुख्यमंत्री के पद पर ज्वाइन हुई, जैसे कि सर्वप्रथम जून 1995 में बनी थी, अक्टूबर 1995 तक ये रही थी। ठीक है। इसके बाद फिर ये मार्च 1997 में मुख्यमंत्री बनी, जो कि सितंबर 1997 तक ये मुख्यमंत्री रही। इसके बाद इन्होंने फिर मई
2002 में पद ग्रहण किया और अगस्त 2003 तक ये मुख्यमंत्री रही। इसके बाद फिर मई 2007 में इन्होंने पद ग्रहण किया और मार्च 2012 तक ये जो है मुख्यमंत्री के पद पर रही थी। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं उसको? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ठीक है, इसको ओपन यूनिवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अमीर खुसरो का जन्म एटा में, मिर्जा गालिब का जन्म आगरा में, जोश का मलिहाबाद और राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज से संबंध में राम प्रसाद का बिस्मिल शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है, तो यही गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं? इनमें से कथक कलाकार तो बिरजू महाराज हैं, लच्छू महाराज हैं, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज नहीं है। किशन महाराज जो थे तबला वादक थे, तबला वादक, ये बनारस घराने से हैं। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, किस नाम से जाना जाता था? तो उसे हम जानते थे सूरसेन के नाम से। ठीक है, सूरसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूरसेन के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला प्रश्न, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है फैजाबाद। अभी जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है, फैजाबाद को मिला दिया गया, अयोध्या में अयोध्या नाम कर दिया गया है, तो अयोध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब फैजाबाद अयोध्या। चलिए, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में हो रहा है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो एकमात्र है नरौरा में। नरौरा कहाँ पड़ता है? बुलंदशहर जिला, बुलंदशहर जिले में नरौरा पड़ता है, जहाँ पे एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से सुमेलित करना है हमें इसमें से। रेणुकूट में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग है। ऋषिकेश में क्या है? तो ऋषिकेश में एंटीबायोटिक प्लांट लगा हुआ है। मेरठ में खेल के सामान बनते हैं और अलीगढ़ में ताले बनते हैं। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सहारनपुर, सहारनपुर में। ठीक है, क्यों? सहारनपुर जो है एक प्रमुख कागज का उत्पादक है, तो यहाँ पे स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री की बात करेंगे तो रायबरेली में पड़ता है, रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो काशी जो है ये गंगा नदी के तट पर है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो यही अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचित होता है, 83.7% नलकूपों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादन नहीं है? तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो फूलों के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। फूल उत्पादन में प्रथम राज्य जो आता है वो है तमिलनाडु। ठीक है, बाकी गेहूं के उत्पादन पहले स्थान पर, आलू में पहले स्थान पर, गन्ने में पहले स्थान पर आता है। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।